नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो शाहनामा है इसमें ये ईरान का क्या है? अब ये क्या है? ईरान का राष्ट्रीय काव्य या महाकाव्य माना जाता है। वो लिखा है फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है? फिरदौसी ने। गजनवी का, किसका? गजनवी का दरबारी कवि था। ठीक है। और इसमें नामा में जैसे ईरान का जो है वो इतिहास लिखा गया, वहाँ की मिथक लिखी गई, वहाँ का वर्णन किया गया, वहाँ के लोगों के बारे में, या जो वहाँ के राजा महाराजा हुए जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनके बारे में, और वहाँ की कुरीतियों के बारे में, नीतियों के बारे में सब वर्णन है। वहाँ की संस्कृति के बारे में भी वर्णित किया गया है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये जो है ये लंदन में शुरू किया गया था। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? मतलब सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, लेकिन ये जो है अपने यहाँ की गंगा सबसे लंबी नदी है, मतलब भारत की। लेकिन इसमें गंगा का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कौन सबसे बड़ी नदी रह जाएगी? तो जो इसमें गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा दी गई है, तो इसमें सबसे ये जो गोदावरी है कितनी है? 1465 किलोमीटर लगभग में लंबी है। ठीक है। जो कृष्णा है ये 1400 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ठीक है। और जो ये महानदी है ये 858 किलोमीटर के आसपास है। और जो कावेरी है ये 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें गोदावरी है। दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? तो गोदावरी को बोला जाता है। कौन सा देश दक्षेस, मतलब दक्षेस बोला जाता है, इसे कुछ सार्क भी बोला जाता है, का सदस्य नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है। दक्षेस को बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस को क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं। ठीक है। और 1985 में बनाया गया। किसके बनाया गया ये? तो जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे उस समय जियाउल हक रहमान के प्रयास से ये बनाया गया था। जब ये बनाया गया था तब उस समय इसमें 7 देश थे। कितने देश थे? 7। और अब कितने हैं? अब 8 देश। ऐसे भारत का नक्शा बनाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है। फिर चीन नहीं आता है, म्यांमार नहीं आता, फिर बांग्लादेश आता है। ठीक, म्यांमार नहीं आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका आता है। ठीक है। यानी ये है म्यांमार नहीं है, वो म्यांमार नहीं है। ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो ये जो हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें क्या हो गया? पाकिस्तान इसका भाग है, अफगानिस्तान इसका भाग है, नेपाल इसका भाग है, और म्यांमार नहीं है। ठीक। यहाँ पर बांग्लादेश इसका भाग है, यहाँ पर श्रीलंका इसका भाग है, भूटान इसका भाग है, भूटान यहाँ पर है, वो भी इसका भाग है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक श्रीलंका। ठीक। और अब मालदीव बढ़ गया। अब कौन सा बढ़ गया है? मालदीव बढ़ गया। तो कितने देश हो गए? 8। यानी इस समय 8 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार जो हो। ठीक है। सरकार, ये सही है। ठीक है। मतलब जो संवैधानिक सरकार होता है उसका अर्थ क्या होता है? कि संविधान की शर्तों के अनुसार जो सरकार बनाई जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। तो आपको याद रखना है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी जो है वो, जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी नहीं है। एक अलग से एक ऑप्शन आता है एलो नदी, एलो रिवर। ठीक है। ये चीन की है। इसे क्या बोलते हैं? हुआंग हो भी बोलते हैं। ठीक है। पीएनपी ने, ठीक है, जो अपनी आंसर की जारी की थी उसमें ब्रह्मपुत्र को इसका उत्तर माना था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुप्त काल को। क्यों माना जाता है? तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए गुप्त काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को माना जाता है। और गुप्त काल कहाँ से कहाँ तक था? तो गुप्त काल को 320 से 550 ईस्वी तक जो था उसे गुप्त काल माना जाता है, मोटा मोटा। ठीक है। अब है क्या, इसे स्वर्ण युग बोला क्यों जाता है? स्वर्ण युग मतलब भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, साहित्य, इतिहास, स्थापत्य कला, खगोल विज्ञान, धर्म, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में क्या हो रहा था? हमारा देश आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से इसे स्वर्ण युग बोला जाता है।
चलिए, एक क्वेश्चन ये आया है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। ठीक है, अब आपको याद रखना है, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कबड्डी का ही पूछे, तो ये 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछता है कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11, और हॉकी की मैदान में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 22। ऐसे ही ठीक है इसमें कि फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो एक टीम में 11, और दोनों टीम में मिला के 22 हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि फुटबॉल के मैदान में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको याद रखना है 22 बोलना है। क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो दोनों टीमों में 11-11 होते हैं। अगर ये पूछता है कि क्रिकेट के मैदान में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको 22 ही बोलना है, ना कि 13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में होते हैं 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र के, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, इससे पहले 9 थे, उसे क्षुद्र ग्रह मान के हटा दिया गया प्लूटो को 2006 में। ठीक है, तो कुल अब कितने ग्रह हैं? 8। तो उसमें से किस 2 ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो 2 जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध का, और इसके अलावा एक और उपग्रह है, वो कौन सा है? शुक्र। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। आपको और भी एक चीज़ याद रखनी है, बुध जो है वो सूर्य का सबसे पास का ग्रह है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन। नंबर क्वेश्चन देखने क्या है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम ही होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो उसकी कोई मैक्सिमम आयु अपने यहाँ नहीं है भारत में। ठीक है, तो जो मिनिमम आयु है मतलब न्यूनतम, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपके पास जो आईडी है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और या बैंक पासबुक, पासपोर्ट कुछ भी, तो उस आधार पर माना जाता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है, सदस्य बनने का मतलब प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए वो 21 साल है। अगर आपको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानी या जिला पंचायत सदस्य का लड़ना है तो 21 साल होनी चाहिए। और अगर आपको सिर्फ वोट डालना है किसी भी चीज़ में तो उस समय आपकी आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। परीक्षण किया जाता है, तो आपको याद रखना है डोपिंग परीक्षण जो होता है वो क्यों किया जाता है? तो डोपिंग परीक्षण इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अगर उसने कोई नशीली वस्तु खाई है या एनर्जेटिक चीज़ें खाई हैं, जैसे अफीम, गांजा, ड्रिंक, दारू वगैरह पी है, तो उससे क्या होता है? स्टेमिना बढ़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमें दौड़ना तो हम ज़्यादा दौड़ सकते हैं, हमें खेलना तो हम ज़्यादा खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं माना जाता है। तो होता क्या है, जब भी खिलाड़ी मैदान में जाए तो वो नेचुरल चीज़ें, मतलब खेल नेचुरल होना चाहिए कि हो कहीं पर भी। तो उसके लिए क्या होता है? टेस्ट होता है। तो जो अपने यहाँ भारत में एजेंसी करती है उसे नाडा बोलते हैं, और जो पूरे विश्व में जो करती है उसे वाडा बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसे बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यूरिन लिया जाएगा उससे या फिर ब्लड सैंपल से ये पता लगाया जा सकता है कि उसने कोई एनर्जेटिक ड्रिंक वगैरह तो नहीं करी है, मतलब ये है कि दारू वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, बियर वगैरह तो नहीं पी है, या अफीम, गांजा, चरस, इस तरह से कोई चीज़ें तो नहीं यूज में ली हैं। ठीक है, तो ये होता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो फिर उसे खेल के नियम के विरुद्ध माना जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ताप विलोमता का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, तापीय विलोमता होती क्या है? जब एक, जैसे मान लीजिए पृथ्वी से आप अंतरिक्ष की तरफ या आसमान की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? पहले तापक्रम गिरेगा, ठीक, फिर एक सीमा आएगी, उसके बाद फिर क्या होगा? तापक्रम फिर बढ़ना शुरू होगा। तो जब तापक्रम बढ़ना शुरू होगा तो उसी को तापक्रम विलोमता बोलते हैं, तापीय विलोमता उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर, मानचित्र की सर्वव्यापी भाषा को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? तो आपको याद रखना है मानचित्र की सर्वव्यापी भाषा को समझने के लिए रोड चिन्हों का जो समझना है वो जरूरी है। रोड चिन्ह क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं तो आपको साइन बोर्ड मिलता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ जाना है तो लखनऊ 18 किलोमीटर या दिल्ली
28 किलोमीटर, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आप कोई मानचित्र ले रहे हैं तो उसमें भी इस तरह से होता है कि नदी दिखाई गई है तो उनका एक फिगर अलग से दिया गया है कि इस तरह से नदी दिखाई गई है, सड़क दिखाई गई तो इस तरह से डॉट डॉट दिखाई गई, या मान लीजिए आगे कहीं स्पीड ब्रेकर है तो इस तरह से दिखाया गया, या मान लीजिए कहीं पर पहाड़ है तो इस तरह से दिखाया गया, या कोई सिंबल दे दिया गया, पहाड़ को पी से डिनोट करेंगे, या कुछ भी इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जो मानचित्र की भाषा होती है इसी को रूढ़ चिन्ह बोलते हैं। रूढ़ चिन्ह मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा और वो स्पेशल उसी चीज़ के लिए बनाई गई। जैसे सड़क है तो सड़क का कोई ना कोई सिंबल या चिन्ह होगा, ठीक है। नदी है तो नदी का कोई ना कोई सिंबल या चिन्ह होगा। सिंबल का मतलब सिंबल होगा या फिर कोई ना कोई लेटर वगैरह होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सड़क है अगर मानचित्र में गई तो उसका भी कोई ना कोई सिंबल होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसे क्या बोलते हैं, रूढ़ चिन्हों का समझना जरूरी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो आपको याद रखना है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारे यहाँ देश का, तो उसमें क्या हुआ था, इन सभी जगदीशपुर ने, बैरकपुर में, अवध ने, बिठूर ने, सब ने मतलब भाग लिया था, हर मतलब राज्य ने भाग लिया था। लेकिन हुआ क्या, कहीं किसी ने मतलब पहले शुरुआत की, कभी किसी ने लेट शुरुआत की, कभी किसी ने, वहाँ के लोगों ने गद्दारी उनके साथ कर दी। इस तरह की चीज़ों की वजह से वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण नहीं हो सका, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो वो जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक। अब ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय अपने यहाँ गवर्नर जनरल कौन था भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? तो आपको याद रखना है कैनिंग थे। और उस समय पूछा था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे 1857 में? तो पामस्टन थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि इन सब ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। ये प्रश्न 3 बार आया हुआ है, आपको याद रखना है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है। 12 जोड़ी का मतलब 24, ठीक है। कि केसर प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है केसर जो है वो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वर्तिका से। जय हिंद दोस्तों।